हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि है संसाधन और वितरण। तो चैप्टर का नाम है संसाधन और वितरण। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, या संसाधन की परिभाषा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संसाधन वे प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुएं, सेवाएं या क्षमताएं हैं जिनका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं और जीवन स्तर को सुधारने के लिए करता है, जैसे भूमि, जल, वन, खनिज, ये सब चीजें। मतलब आप इसको साधारण भाषा में कह सकते हैं कि संसाधन वे सभी चीजें हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल दिया गया है भूमि, जल, वन, खनिज, ये सभी हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है, अलग अलग स्तर पे पूरा करता है। तो वो सभी चीजें संसाधन होगी जो हमारी जरूरतों को पूरा करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के प्रकार जो होते हैं वो कई आधार पे होते हैं। जैसे कि पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होंगे। एक हो जाएगा जैविक संसाधन, दूसरा हो जाएगा अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन किसे कहेंगे? जीवित चीजों से प्राप्त संसाधन जो होते हैं वो जैविक संसाधन होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु या मछली, ये सारी चीजें जो है ये जैविक संसाधन का एग्जाम्पल है। ऐसे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन जैविक संसाधन है, तो उसमें से 3 आपको अजैविक रहेगा और एक आपको जैविक रहेगा। तो वहां पे आपको देखना है कि जीवित चीजों से जो प्राप्त होते हैं वो संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। और अजैविक संसाधन में से क्या आ जाएगा? जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे खनिज, धातु, ये सारी चीजें जो है ये अजैविक संसाधन का उदाहरण है। तो ये किस स्तर पे है? उत्पत्ति के आधार पे। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप इसका आंसर करेंगे 2 भागों में, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। नेक्स्ट है नवीकरणीयता के आधार पर। तो इसके आधार पे संसाधन हो जाएगा आपका 2 प्रकार का। एक हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन और दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो कहा जाता है जो समय के साथ पुनः बन सकता है उसे हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जो समय के साथ पुनः बन सकता है, जैसे वन, जंगल, सौर ऊर्जा, ये सारी चीजें जो है वो क्या है? नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन में से क्या आ जाएगा? जो सीमित मात्रा में होते हैं और खत्म हो सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें जो है हमारे पास सीमित मात्रा में है। और जो चीज सीमित मात्रा में है तो वो समाप्त हो सकती है, तो ये हो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर है? अब देख लेते हैं स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे जो है मुख्य रूप से ये 4 भाग में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पे हम संसाधन को 4 भागों में बांटेंगे। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। शायद वो नेक्स्ट पेज में होगा। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटते हैं? 4 भाग में बांटते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, किसी व्यक्ति के स्वामित्व में जो होते हैं, या जिस संसाधन पे किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का अधिकार होता है तो उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे निजी खेत या घर जो भी है आपका, ये सारी चीजें क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन में से क्या आ जाएगा? जो स्थानीय समुदाय के उपयोग के लिए होते हैं, मतलब उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के उपयोग के लिए वो होते हैं, तो वो हो जाता है आपका सामुदायिक संसाधन। जैसे कि गांव का तालाब, जो तालाब होते हैं वो ऑलमोस्ट उस क्षेत्र में रहने वाले या उस गांव में रहने वाले सभी लोगों के उपयोग के लिए होते हैं। ठीक है, या चारागाह है जहाँ पे पशु को चराया जाता है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? सामुदायिक संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है? तीसरा है आपका राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? पूरे देश के स्वामित्व में जो होता है उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। मतलब वैसा संसाधन जिसके ऊपर पूरे देश का अधिकार होता है, या वो पूरे देश के फायदे के लिए इस्तेमाल होगा, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? आपकी राष्ट्रीय संसाधन। जैसे नदियां, खनिज, रेल मार्ग, ये सारी चीजें जो है ये पूरे देश इसका इस्तेमाल करती है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। और एक नेक्स्ट हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्लियर है? तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? वैसा संसाधन जो राष्ट्रीय सीमा से बाहर होते हैं और उस पे एक किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अधिकार होता है, तो वो क्या हो जाता है? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, जैसे गहरे समुद्र के संसाधन, मतलब जो समुद्र में जो सीमाएं होती है एक देश से एक लिमिटेड एरिया के बाद से वो अंतरराष्ट्रीय हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं विकास की स्थिति के आधार पे। तो विकास की स्थिति के आधार पे आपको यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है, संभावित संसाधन और विकसित संसाधन। संभावित संसाधन क्या हो जाएगा, जो मौजूद है लेकिन अभी उपयोग में नहीं है। क्यों नहीं उपयोग में है, क्योंकि अभी हो सकता है कि उस आधार पे हमारे पास तकनीक ना हो, इस वजह से हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हो जाएगी ये संभावित संसाधन हो जाएगी, मतलब संभावना है वहां से हम संसाधन को उपयोग कर सकते हैं लेकिन वर्तमान समय में कर नहीं रहे हैं। इस वजह से हम इसको कहेंगे संभावित संसाधन। जैसे रेगिस्तान में पवन ऊर्जा की बहुत अधिक संभावनाएं हैं लेकिन वर्तमान समय में अभी हम इसका बहुत अधिक अच्छे तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हम इसको संभावित संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसका हम वर्तमान समय में उपयोग कर रहे हैं। कहा जाता है कि जिनका स्थान, मात्रा और उपयोग की तकनीक ज्ञात है, मतलब उसका उपयोग कैसे करना है इस चीज की तकनीक हमें पता है और हम उपयोग कर रहे हैं, जिनका उपयोग हो रहा है, तो वो क्या है, विकसित संसाधन है। क्लियर है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है भारत में संसाधनों का वितरण। तो सबसे पहले चैप्टर में से जो आपके चैप्टर का नाम है संसाधन एवं वितरण, तो भारत में संसाधनों का वितरण कैसे कैसे है, तो देख लेते हैं। भूमि संसाधन के बारे में यदि देखा जाए तो कहा जाता है उत्तर भारत में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, दक्कन में काली मिट्टी है, राजस्थान में रेतीली मिट्टी है। तो ये भूमि का वितरण है, आप देख सकते हैं। उत्तर भारत में कैसा है, जलोढ़ मिट्टी है, दक्कन में कैसा है, काली मिट्टी, और राजस्थान में कैसी होगी, रेतीली मिट्टी। जल के स्तर पे देखें तो क्या हो जाएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी जैसी नदियां जल का मुख्य स्रोत है। वन में देखें, हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण वन, पश्चिमी घाट में वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है। खनिज के आधार पे देखें तो झारखंड, ओडिशा में लौह अयस्क है, राजस्थान में तांबा और जास्ता, असम में तेल। तो ये सारी चीजें क्या है, खनिज का वितरण है अपने देश में। ठीक है। झारखंड, ओडिशा में क्या है, लौह अयस्क है, राजस्थान में तांबा और जस्ता जस्ता का भंडार है, और असम में तेल का भंडार है। ठीक है। तो ये खनिज का वितरण है। ऊर्जा संसाधन का वितरण यदि हम देखें तो कोयला कहाँ कहाँ पे है, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में है। जल विद्युत देखें तो हिमालयी नदियां जो है वहां पे बांध बना के जल से जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, या हो भी रही है। और पवन ऊर्जा में देखें तो तमिलनाडु और गुजरात। तो ये है भारत में संसाधनों का वितरण। तो खनिज या फिर ऊर्जा संसाधन या वन संसाधन का वितरण किस किस क्षेत्र में है भारत में, वो यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। इससे भी क्वेश्चन आता है कि जल संसाधन के वितरण की व्याख्या करें, या जल संसाधन, भारत में जल संसाधन के वितरण के स्थानों का वर्णन करें। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, तो वहां पे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संसाधन नियोजन। तो नियोजन का क्या मतलब होता है, एक तरह से उसका उसको व्यवस्थित करना या उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना। तो कहा जाता है कि भारत का संसाधनों का वितरण भारत में असमान है। देखिए, किसी भी देश में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो असमान, उसका वितरण असमान ही होता है। समान रूप से प्राकृतिक संसाधनों का वितरण संभव नहीं है। इसीलिए योजनाबद्ध उपयोग आवश्यक है। तो संसाधन जो हमारे पास है उसका योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक मात्रा में जितना हम उपयोग करेंगे उससे ज्यादा वो बर्बाद भी होते जाएगा। ठीक है। तो इसमें से क्या क्या शामिल है देख लेते हैं। संसाधनों की सूची और मानचित्र बनाना। हमारे पास कितने संसाधन है, कौन कौन से संसाधन है, उसकी सूची तैयार करेंगे, लिस्ट बनाएंगे और मानचित्र बनाएंगे कि संसाधन जो है वो कहाँ पे है, किस क्षेत्र में है। तो ये काम सबसे पहले करेंगे, एक संसाधन की सूची बनाएंगे और उसको मानचित्र पे शो करेंगे। ठीक है। इसके बाद कहा जाता है संसाधनों के दोहन के लिए उपयुक्त तकनीक चुनना। यहाँ पे दोहन शब्द कुछ ठीक नहीं लगेगा, तो संसाधनों के उपयोग के लिए हम कह सकते हैं। ठीक है। संसाधनों के उपयोग के लिए हम उपयुक्त जो है तकनीक, मतलब किसी भी संसाधन के उपयोग के लिए हम किस तकनीक का प्रयोग करें कि हम अधिक से अधिक उसका उपयोग कर सकें या बर्बाद होने से बचा सकें। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक देखेंगे किस टेक्नोलॉजी से हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोयला है, या फिर मान लीजिए हमारे पास लौह अयस्क है। उस लौह अयस्क से लोहा तैयार करके और एक बेहतर तरीके से हम उसका उपयोग कर पाए, इसके लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए, इस पे विचार करना या उसके लिए तकनीक को चुनना है। ठीक है। दोहन के जगह पे हम यहाँ पे उपयोग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है आपका संसाधनों के न्याय संगत और टिकाऊ उपयोग की नीति बनाना। मतलब संसाधनों का जो उपयोग होगा तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाना जो कि न्याय संगत हो और टिकाऊ हो, मतलब कि लंबे समय तक हम उसका उपयोग कर सके। ठीक है। तो ये है संसाधन के नियोजन से संबंधित कुछ कुछ पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे है आपका
सतत विकास, ये इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहा जाता है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, तो कहा जाता है कि वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें पूरी करते समय यह ध्यान रखना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध हो। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझिए कि जो वर्तमान समय में हमारे पास जो भी संसाधन है, उस संसाधन का उपयोग करके अपना विकास करेंगे और इस बात का भी विशेष ख्याल रखेंगे कि आने वाले समय में भी उस संसाधन की वजह से विकास की दर कम ना हो जाए। ठीक है, तो आने वाले समय में भी विकास जारी रहे, इसी को हम कहेंगे सतत विकास। मतलब लगातार विकास होते रहना चाहिए, अभी भी विकास हो और संसाधन का प्रयोग करके आने वाले समय में भी विकास जारी रहे। ठीक है, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं सतत विकास के लिए, कहा जाता है नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है उसका अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। ठीक है, वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण करेंगे। वृक्षारोपण करना बहुत आवश्यक है क्योंकि अभी जो औद्योगिकरण होता है तो उसमें अधिकांश क्या करते हैं, जो वन होते हैं उस क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र में वन को खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। वृक्षों की बहुत बड़े पैमाने पे कटाई होती है। ठीक है, तो क्या किया जाना चाहिए, वृक्षारोपण अधिक से अधिक जितना पॉसिबल हो करना चाहिए और वनों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, पानी का संरक्षण बहुत जरूरी है और इसे पुनः उपयोग करने योग्य बनाया जाना चाहिए। ठीक है, पानी का संरक्षण, अभी पीने योग्य पानी का जो है हमारे देश में या फिर कह सकते हैं कि पूरे पृथ्वी पे पीने योग्य पानी का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि जल हमारे पास इतने भरपूर मात्रा में है तो फिर इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो जल है हमारे पास भरपूर, लेकिन पीने योग्य जल भरपूर नहीं है। ठीक है, समुद्र का जल है वो आप पी नहीं सकते हैं, इस वजह से पीने योग्य पानी का जो है संरक्षण करना वो बहुत जरूरी है। संरक्षण करने का मतलब आप कह सकते हैं उपयोग करेंगे, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे, अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे, बर्बाद होने से उसको बचाएंगे। ठीक है, और इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, खनिज का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग। ठीक है, यहाँ पे भी दोहन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो आप यहाँ पे उपयोग लिख सकते हैं कि खनिजों का जो उपयोग करेंगे वो हम कैसे करेंगे, विवेकपूर्ण तरीके से सोच समझ के उपयोग करेंगे, जितनी की आवश्यकता है उतना उपयोग करेंगे और इस दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि जो खनिजों का है वो खनिज जो भी है वो बर्बाद ना हो या फिर अनावश्यक उसका दोहन ना किया जाए। तो इन सारी चीजों का, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सतत विकास की जो अवधारणाएं हैं उसको प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये आप इस चैप्टर में क्लास 10 का जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है इससे रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था और हम नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैप्टर को कई भागों में बांट के बुक में दिया गया है, तो हम लोग इसका अलग अलग भाग भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वो हम सारे जो इनका पार्ट्स है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन से संबंधित भी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्राकृतिक संसाधनों को कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और यदि आप इसका नेक्स्ट वीडियो देखते हैं तो जैसे लिखा हुआ है कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर, काफी आसान सा क्वेश्चन आंसर होगा। जो छोटा क्वेश्चन है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो यदि आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को आप ध्यान से देख लिए हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।